हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दमयंती देवी का किला। दमयंती देवी अब तक अपनी रिसर्च लैब में पहुंच चुकी थी, जहां पर रिया लेटी हुई थी। उसके चारों ओर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की फौज खड़ी थी। सभी अपनी तरफ से अलग अलग तरह के प्रयासों में लगे थे, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। दमयंती देवी के आते ही वह सभी वहां से कुछ कदम पीछे हटकर दूर खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ आगे की तरफ बांधकर सिर झुका लेते हैं। अब दमयंती देवी रिया के पास जाती है। पहले वह सिर्फ उसे बड़े ही गौर से देखती रहती है। उसके शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि यह इंसान नहीं है, लेकिन उसके साइंटिस्ट का कहना था कि सामने मौजूद रिया एक इंसान नहीं है। अब दमयंती देवी उसे हाथ लगाकर देखती है। रिया को छूने पर भी इसका एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि किसी बच्चे को छूने पर होता है। उसकी हथेलियां हल्की गर्म और बाकी शरीर का टेम्परेचर सामान्य था। उसकी नाक के आगे हाथ रखने पर उसकी हल्की गर्म आती जाती सांस को महसूस किया जा सकता था। त्वचा पर हल्के हल्के रोए दिखाई दे रहे थे। वह उसके शरीर को अलग अलग जगहों से दबाकर भी देखती है। वह यह पक्का करने की कोशिश करती है कि उसके शरीर में कहीं कोई सेंसर, स्विच आदि मौजूद तो नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो उसे किस आधार पर एक मशीन कहा जा सकता है। विज्ञान की दुनिया में ऐसा नमूना अपने आप में नायाब था। दमयंती देवी खुद भी एक साइंटिस्ट थी। वह अपनी तरफ से पूरी तरह तसल्ली करती है कि कहीं कोई लूप फॉल्ट मिल जाए, लेकिन वह कुछ भी ढूंढ पाने में नाकामयाब रहती है। वह अच्छी तरह जानती थी, अगर उसकी टीम ने कहा है कि यह एक मशीन है तो निश्चित ही यह एक मशीन ही होगी। लेकिन इस मशीन को बिना तोड़े फोड़े अथवा चीरे फाड़े इस मशीनरी की कार्यशैली को कैसे समझा जाए, यह अब अपने आप में एक बड़ा प्रश्न था। काफ़ी देर तक दमयंती देवी प्रयास करती है और उसके बाद अपनी टीम से कहती है, आप सभी अपने काम को जारी रखो। दमयंती देवी का आदेश सुनकर सभी आज्ञा मानने के अंदाज में अपना सिर झुका देते हैं। इतना कहने के बाद दमयंती देवी वहां से बाहर जाने लगती है। अभी वह केवल 15 कदम दूर ही गई थी कि एक जोर की आवाज़ के साथ ब्लास्ट होता है। वह अपने कानों पर हाथ रखकर नीचे झुक जाती है। उसके कुछ पलों के बाद जैसे ही माहौल सामान्य होता है, वह पीछे मुड़कर देखती है तो वह मशीन यानी कि रिया छोटे छोटे टुकड़ों में इधर उधर बिखर चुकी थी। इस घटना के चलते वहां मौजूद सभी लोग डर से सफ़ेद पड़ जाते हैं। किसी के कानों में केवल बीप की आवाज़ सुनाई दे रही थी तो किसी का सिर घूम रहा था और आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। कुछ जमीन पर गिर पड़े थे, जबकि कुछ बुरी तरह से घायल हो चुके थे और उनका खून बह रहा था। इनमें से कुछ अपनी जान भी गंवा चुके थे। इस घटना के तुरंत बाद दमयंती देवी के सिपाही उसे चारों ओर से घेर कर सुरक्षा कवच देने की कोशिश करते हैं, लेकिन दमयंती देवी उन्हें पीछे हट जाने का आदेश देती है। सभी पीछे हट जाओ, हमें देखने दो। दमयंती देवी को यह समझने में तनिक भी देर नहीं लगती कि यह ब्लास्ट उसके लिए एक संदेश है कि अगर वह अनिका चाहती तो वह इस ब्लास्ट के जरिए दमयंती देवी की जान ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि उसका इरादा दमयंती देवी की जान लेना नहीं बल्कि कुछ और है। अब दमयंती देवी के चेहरे पर रोष का भाव दिखाई देता है, लेकिन डर का कहीं नामो निशान भी नहीं था। वह गुस्से में दनदनाती हुई वहां से बाहर चली जाती है। सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। प्रीति अच्छी तरह जानती थी कि उससे पहले अनीका के लिए इस तरह के सभी काम राजश्री किया करती थी, जो अब प्रीति करती है। यूं तो प्रीति एक काबिल डॉक्टर थी, वैसे भी जिसे अनीका के अंडर में प्रैक्टिस करने का मौका मिला हो, उसे अनीका के अनुभव का फ़ायदा मिलना भी स्वाभाविक ही था। लेकिन इस वक्त प्रीति के पास काम ज़्यादा था और वक्त कम। इस स्थिति में उसे किसी भरोसेमंद की मदद की ज़रूरत थी। वह भरोसेमंद व्यक्ति राजश्री के अलावा और कौन हो सकता था। लेकिन इस वक्त समस्या यह थी कि राजश्री लंबे समय तक खड़ी नहीं रह सकती थी और ना ही बहुत ज़्यादा देर तक बैठकर काम कर सकती थी। प्रीति कई बार अपना फ़ोन उठाती है
और राजश्री को फ़ोन मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार यही सोचकर अपना फ़ोन वापस रख देती है कि इस स्थिति में मैं उसकी मदद कैसे मांगूं। अंत में अपनी कशमकश का अंत करते हुए प्रीति यह सोचकर राजश्री को फ़ोन मिला देती है कि कम से कम मैं उनसे एक बार पूछ लूं। अगर वह मेरी मदद कर पाएंगी तो ठीक है, वरना मैं उनकी स्थिति समझ सकती हूँ। प्रीति की कॉल देखकर राजश्री उत्साहित होती है और मुस्कुराकर फ़ोन उठा लेती है। इससे पहले कि प्रीति कुछ कहती, राजश्री कहती है, लगता है मैं मेरी होने वाली देवरानी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हूँ। अब तुमने फ़ोन किया ही है तो चलो बताओ कि तुम कैसी हो और मेरा देवर कैसा है। तुम दोनों की वहाँ कैसी कट रही है। राजश्री की ऐसी बातें सुनकर प्रीति शर्म से लाल हो जाती है। वह चाहकर भी राजश्री से यह नहीं कह सकती थी कि पिछले 2 दिन से उसने ओमकार की शक्ल भी नहीं देखी। वह अपने काम में बेहद व्यस्त है। जब प्रीति कुछ बोल नहीं पाती तब राजश्री एक बार फिर से कहती है, अच्छा ज़्यादा मत शर्माओ, चलो इस बात को छोड़ो और बताओ कि कैसे याद किया। अब प्रीति कुछ रिलैक्स होती है, लेकिन फिर भी वह थोड़ा झिझकते हुए कहती है, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा मतलब है कि अगर आप कर पाएँ तो मुझे आपकी मदद चाहिए। अब राजश्री छेड़ते हुए कहती है, अरे यह मदद मांगने का कौन सा तरीका हुआ। या तो हमें मदद चाहिए होती है या तो नहीं चाहिए होती। तुम्हें क्या चाहिए वह बोलो। अब प्रीति की झेप और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इस बार वह खुद को संभालते हुए कहती है, दरअसल वह आपकी हालत ऐसी है कि पता नहीं आप मेरी मदद कर पाएंगी या नहीं, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अब राजश्री कहती है, अब यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है, माना कि ऐसी स्थिति में तबीयत खराब रहती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं मरीज हूँ। तुम काम बताओ, वह मैं खुद देख लूँगी कि मुझे मदद करनी है या नहीं। इसके बाद प्रीति अपनी समस्या राजश्री को बता देती है। अब राजश्री कहती है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हें हर वक्त साथ रहना होगा, क्योंकि अब मैं यह काम अकेले नहीं कर पाऊँगी और उसकी वजह तुम जानती हो। प्रीति खुश होते हुए कहती है, हाँ दी, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। इनफैक्ट मुझे बस आपकी निगरानी में इस काम को पूरा करना है, क्योंकि इस काम में मेरा परफेक्शन नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप इसे बेहतर तरीके से पूरा कर सकती हैं। आप सिर्फ मुझे इंस्ट्रक्ट कर दीजिएगा, आगे मैं देख लूँगी। अब राजश्री कहती है, तो बताओ मेरी होने वाली देवरानी, तुम यह एक्सपेरिमेंट कहाँ करना पसंद करोगी। प्रीति जवाब देती है, जहाँ आपको कन्वीनियंट हो। इस पर राजश्री कहती है, तुम हॉस्पिटल आ जाओ, हम इसे यहीं पूरा कर लेंगे। प्रीति खुश होकर जवाब देती है, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। राजश्री से बात करने के बाद प्रीति सीधा भूमि के पास पहुँच जाती है और भूमि से कहती है, भूमि दी, आपने जो काम दिया था मैं उसे पूरा करने के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ। इस काम में 36 घंटे से 48 घंटे तक का समय लग सकता है। प्लीज़ तब तक आप संभाल लीजिएगा। भूमि कहती है, तुम निश्चिंत होकर अपना काम पूरा करो, मुझे सिर्फ सच की तह तक जाना है, मैं यहाँ संभाल लूँगी। वैसे भी अब मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, कौटिल्य भी मेरे साथ है। फिर एक सेकंड के बाद कुछ सोच कर दोबारा से कहती है, अभी उस छुपे रुस्तम के बारे में भी काफ़ी कुछ पता लगाना है। पहले तुम अपना यह काम निपटा लो, उसके बाद उसे देखते हैं। यह सुनकर प्रीति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह झट से कहती है, हाँ भूमि दी, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। प्रीति का कॉन्फिडेंस और उसके चेहरे की शरारती मुस्कान देखकर भूमि कहती है, अच्छा। अब प्रीति को यह समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि उसे फिर से एक चपेट मिलने वाली है, इसलिए वह कुछ कदम पीछे हटते हुए कहती है, अगर यहाँ मेरी किसी भी तरह की ज़रूरत होगी तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा। इतना कहकर वह तुरंत वहाँ से सैंपल लेने के लिए चली जाती है। मीटिंग हॉल, मारवा हाउस। यह देर रात का वक्त था जब लक्ष्य मारवा सिक्योरिटी के साथ मारवा हाउस पहुँच जाता है। क्योंकि यह एक सीक्रेट मीटिंग थी, इसलिए इसे बिना किसी को खबर हुए मीटिंग हॉल में रखा गया था। जबकि मारवा परिवार के संस्कारों के हिसाब से लक्ष्य के पहली बार मारवा हाउस आने पर उसे गेस्ट हाउस से ले जाकर
उसका स्वागत किया जाना चाहिए था। लेकिन इस वक्त विडंबना यही थी कि किसी को भी यह नहीं पता चलना चाहिए था कि लक्ष्य मारवा हाउस में मौजूद है। भला अपने भैया की मृत्यु पर शोक की स्थिति में वह यहाँ कैसे आ सकता था? इस वक्त जब लक्ष्य को मीटिंग हॉल तक लेकर आया जाता है, तब मीटिंग हॉल में रोहित मारवा और अनिका पहले से ही मौजूद थे। अनिका अपने साथ आनंद का लैपटॉप और परी का स्टैचू दोनों लेकर आई थी। लक्ष्य को मीटिंग हॉल के दरवाजे से अंदर छोड़ने के बाद मारवा सिक्योरिटी बाहर ही रुक जाती है। सिर्फ चिराग मेहता लक्ष्य के साथ अंदर आता है। लक्ष्य को देखकर रोहित और अनिका अपनी कुर्सी से उठ खड़े होते हैं। रोहित आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाता है, फिर कहता है, जो भी कुछ हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। आई होप कि तुम्हें यहाँ तक आने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। लक्ष्य मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मेरे लिए यहाँ आना उतना ही ज़रूरी था जितना कि आप लोगों के लिए मुझसे मिलना। इसके बाद रोहित लक्ष्य को कुर्सी पर बैठने के लिए इशारा करता है और खुद भी अपनी जगह पर बैठ जाता है। अनिका भी अपनी जगह ले लेती है, लेकिन चिराग मेहता रोहित की तरफ देखते हुए कहता है, सर, मैं बाहर ही हूँ। चिराग जानता था कि यह मीटिंग टॉप सीक्रेट है। उसके लायक कोई भी ज़रूरी बात होगी तो वह उसे खुद पता चल जाएगी। फिर चिराग की बात सुनकर रोहित हल्के से गर्दन हिलाता है और चिराग मेहता मीटिंग हॉल से बाहर चला जाता है। अब अनिका लक्ष्य से कहती है, जो भी सॉफ्ट डॉक्यूमेंट और डिटेल्स आनंद ने हमारे लिए छोड़े हैं, उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो समझ में ना आए। हर बात एकदम स्पष्ट है। फिर लैपटॉप और स्टैचू की तरफ हाथ करते हुए कहती है, लेकिन फिर भी अभी भी कई सवाल हैं जिनका जवाब यह डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते। यह सुनकर लक्ष्य अनिका की तरफ देखता है। दरअसल वह जानता था कि अनिका क्या जानना चाहती है। अनिका लक्ष्य की आंखों के सवाल को समझकर आगे कहती है, मेरा मतलब है कि इनके ज़रिए दमयंती देवी के बारे में काफ़ी बातें पता चलती हैं, लेकिन मैं वहाँ दमयंती देवी के लिए नहीं, बल्कि आनंद की सच्चाई को जानने के लिए गई थी, ताकि मैं उसके बाद तुम्हारी हकीकत के बारे में भी जान सकूं। इसके बाद अनिका 2 सेकंड के लिए रुकती है और एक बार फिर से कहना शुरू करती है, शायद तुम्हें सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन आनंद ने जो छवि गढ़ी थी, उसके बाद मेरी जगह कोई भी होता तो निश्चित ही वह तुम पर भी संदेह करता। अब लक्ष्य अपने दोनों हाथ टेबल पर रखता है और आगे की ओर होते हुए कहता है, मैं बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ। आपने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी समझा, उसका आधार काफ़ी मजबूत था, लेकिन कई बार आंखों देखी और कानों सुनी भी गलत हो जाती है।